ज्ञान एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। मैं ध्रुव डोसी आज आपको जम्बूद्वीप के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपने मध्यलोक के मध्य में देखा, वो जम्बूद्वीप था और उसी को हमने विस्तार करके आपके सामने रखा है आपको बताने के लिए। जम्बूद्वीप पूरा 1 लाख योजन का होता है और इसमें 6 पर्वत आ जाने से ये 7 क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहला पर्वत हेमवन, महाहेमवन, निषद, नील, रुक्मी और फिर शिखरी। और फिर रिवर्स हो जाता है। जैसे चौथे पर्वत की हाइट 400 हो जाती है, फिर पाँचवें की 200 हो जाती है और फिर छठे की 100 हो जाती है। और पहले पर्वत का कलर जो रहता है वो स्वर्ण समान होता है, सोने के समान। दूसरे पर्वत का रंग चांदी के समान होता है, हाँ, रजतमयी बोलते हैं उसको। और फिर तीसरे का रहता है तपेवैष्मयी होता है, मतलब थोड़ा नीले कलर का। फिर आता है पांचवा पर्वत, उसका फिर रजतमय होता है। और फिर आता है छठा पर्वत, फिर उसका वापस से सोने जैसा हो जाता है। पहले पर्वत की जो हाइट है वो 100 योजन रहती है और दूसरे की जो रहती है इसमें डबल होते जाए 200 योजन रहती है। फिर 400 और फिर 400 और फिर 200 योजन और 100 योजन। और हर पर्वत में उधर भी और इधर एरावत क्षेत्र में। और फिर हर पर्वत के ऊपर कूट भी रहते हैं और जिन कूटों पर मतलब देव के जो भवन रहते हैं वो रहते हैं। और आखिरी कूट पर जिनालय रहता है भगवान का। और फिर इसमें 8 कूट रहते हैं, इसमें 11 कूट रहते हैं, इसमें 8 कूट रहते हैं, इसमें 11 कूट रहते हैं। और फिर वापस से उल्टा हो जाता है, उसमें 11 कूट, फिर उनके ऊपर भवन और जिनालय रहते हैं। और हरि, विदेय, रम्यक, हिरण्यवत और एरावत है ना। और फिर वो जो आप बोल रहे हो ना, वो इनके बीच में रहती है, उसको नाभिगिरी बोलते हैं। वो 500, हाँ, वो 500 योजन की रहती है और उसके ऊपर भवन रहते हैं। और उसके आगे का आपको नदियों के बारे में तनिष भैया जी समझाएंगे। देव देव जम्मूद्वीप में टोटल 6 सरोवर है। इस सरोवर का नाम है पद्म सरोवर। इसका महापद्म, तिंगिज, केसरी, महापुंडरिक, फिर पुंडरिक। और सभी सरोवर के मध्य में देवियाँ विराजमान रहती है। और जम्मूद्वीप में टोटल 14 मुख्य नदियाँ रहती है। यहाँ था स्वर्णकुला, रुपेकुला, फिर रक्ता रक्तोदा। 14 मुख्य नदियाँ रहती है जम्मूद्वीप में। फिर सुमेरु पर्वत है जिसकी हाइट 1,40,000 योजन की है। हाँ, ये ऊपर 40 योजन की चूलिका है और 1000 योजन जड़ में है। सुमेरु पर एक अगट्टिम चैत्यालय है। ये सालमली वृक्ष है और ये जम्बू वृक्ष है। इसमें ये जैसे नंदनवन वगैरह भी। हाँ, नंदन, हाँ, यहाँ पे भी अगट्टिम चैत्यालय, यहाँ पे भी अगट्टिम चैत्यालय लेंगे। जम्मूद्वीप में टोटल 14 द्वार रहते हैं और जिसमें 4 मुख्य द्वार रहते हैं चारों दिशाओं में। और ये पर्वत के साइड में रत्न जड़े हुए रहते हैं। और ये 8 योजन की जगती रहती है। और द्वार से नदी आगे जाके लवण समुद्र में जाके मिल जाते हैं। जम्मूद्वीप में टोटल 78 अगट्टिम चैत्यालय है। ये 6 कुलाचल पर्वतों पर। जय जिनेन्द्र, स्मिता श्री सुविज्ञान एग्जीबिशन में पंचमेरु में आप लोगों का स्वागत है। हम आपको पंचमेरु के बारे में पूरा समझाएंगे। यह जो है बद्रीशाल वन है, वो 10,000 योजन बड़ा वन है और 1 योजन बराबर 6300 किलोमीटर होता है। जिसमें यह सुमेरु जो पर्वत है इसकी हाइट 1,40,000 योजन है। जिसमें 1,40,000 योजन है। जिसमें भद्रशाल वन से अपन चलना चालू करेंगे तो नंदनवन आएगा जो 500 योजन है। नंदनवन से अपन सोमनाथ की ओर जाते हैं तो 11,000 किलोमीटर तक जाने के बाद यहाँ से पर्वत झुकता है। तो यहाँ पर चांद, सितारे, चंद्रमा सब इस पर्वत की प्रतीक्षणा करते हैं। और उसके बाद अपन आएंगे 62,500 योजन सोमनाथ पर। और सोमनाथ से अपन पांडुपवन जाएंगे तो 36,000 योजन का पांडुपवन है। इस पांडुपवन पर जो चूलिका है वो 40 योजन की है। ये वैडूल्य मणि की चूलिका है। यह पर्वत पूरा गोल्ड और डायमंड से बना हुआ है। यह पर्वत इतना सुंदर है कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार यह 4 पर्वत, इसकी टोटल ऊंचाई 1,40,000 योजन है। इसी प्रकार यह 4 पर्वत है जिसमें विद्युतमाली, अचल पर्वत, विजय पर्वत और चंदर पर्वत, इनकी सभी की हाइट 85,000 योजन की है।
1000 योजन की इसके अंदर जड़ है। इसी प्रकार एक वन में 4 जिन चित्यालय है और पूरे पर्वत में नंदनवन में 4 जिन चित्यालय है, सोमनस में 4 जिन चित्यालय है और पांडुप वन में 4 जिन चित्यालय है। इसी प्रकार एक पर्वत पर 16 जिन चित्यालय है और पांचों पर्वत पर मिलाकर 80 जिन चित्यालय है। एक जिन चित्यालय में 108 प्रतिमा गोल्ड और डायमंड की बनी हुई है। इस प्रकार यह पर्वत बहुत अच्छी हाइट वाला है। एक योजन मतलब 6500 किलोमीटर होता है, जबकि शिखर जी 27 किलोमीटर होने के बाद एक बहुत बड़ा पर्वत होता है। तो आप समझो एक योजन मतलब 6500 किलोमीटर तो ये पहाड़ कितना विशाल होगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें तस्वीर एग्जीबिशन पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 लोग 1943 गणराज्य विस्तृत 3 लोग में एक राजू विस्तृत और 1 लाख जो मध्य लोक के अंतर्गत नाभि के समान जम्बू द्वीप, इसके बाद हाथीखंड द्वीप, इसके बाद पुष्कर द्वीप यानी इसको ढाई द्वीप बोलते हैं, जिसे हम कर्मभूमि और आप विजिट करते हुए आए हैं जम्बू द्वीप और विजय क्षेत्र की हम सूरज चलते हैं। बीचों बीच नाभि के समान जो थाली के आकार पर है जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन विस्तृत है। 6 पर्वत है। पहला पर्वत हिमवान पर्वत, दूसरा महाहिमवान पर्वत, तीसरा हिमवान महाहिमवान निसर्ग पर्वत, नील पर्वत, रुक्मी और सिकरी। इस तरह 6 पर्वत होने के कारण 7 क्षेत्र हो गए हैं। उन 7 क्षेत्रों का नाम क्रमशः दक्षिण दिशा की ओर से अपन चलेंगे। भरत, हेमवत, हरि। सबसे जो भी सुमेरु पर्वत है जिसका नाम सुदर्शन मेरु है, जो 1 लाख योजन विस्तृत है। उस दोनों तरफ पश्चिम विदर्भ और पूर्व विदर्भ क्षेत्र में 2 क्षेत्र है। इसके बाद क्षेत्र है, फिर क्षेत्र और उसके बाद एरावत क्षेत्र है। भरत, हेमवत, हरि, विजय, रमणक क्षेत्र। इस तरह से 7 क्षेत्र हो गए। इनमें भरत और एरावत में 2 नदी और बाकी क्षेत्रों में 2-2 नदी क्रम से बहती हुई, यानी एक सरोवर से 3 नदी इधर और 3 नदी आखिरी के सरोवर से बहती है। 14 नदियों से 14 महानदियाँ कहते हैं। प्रत्येक नदी की 14,000 सहायक नदियाँ हैं। इस तरह से 1 लाख योजन आप घूमना चाहो घूम भी सकते हो जहाँ हो। 1 लाख योजन रनिंग भी कर सकते के अंतर्गत आप देख रहे हैं सुदर्शन मेरु के अंतर्गत 16 अप्रतिम चित्यालय है। पहला भद्रसाल वन में 16, नंदनवन, पांडुक वन, आखिरी में इस तरह से 4 सोमनस वन और पांडुक वन। हर वन में 4 चित्यालय, 4 दिशाओं में, 4 दिशाओं के भी दिशाओं में 4 गजदन पर्वत हैं। उन गजदन पर्वत के ऊपर भी एक जिनालय होने से 4 जिनालय वो हो गए। हर 6 पर्वत में एक जिनालय पूर्व दिशा की ओर होने से 6 जिनालय वो हो गए। जम्बू द्वीप के पश्चात घातीखंड द्वीप है। घातीखंड द्वीप और पुष्कर द्वीप के उत्तर से दक्षिण में 2-2 इक्ष्वाकार पर्वत होने के कारण दोनों के 2 भाग हो गए। पूर्व विधेय, पश्चिम विधेय, पूर्व घातीखंड, पश्चिम घातीखंड, पूर्व पुष्कर द्वीप और पश्चिम पुष्कर द्वीप। इस पुष्कर द्वीप का पहला 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप, 2 लाख योजन का लवण समुद्र, 4 लाख योजन का घातीखंड द्वीप, 8 लाख योजन का कालानदी समुद्र और 16 लाख योजन का डबल पुष्कर द्वीप होता है। परंतु एक बलाई आकार का मानसोत्तर पर्वत बीचों बीच होने से पुष्कर द्वीप आधा हो गया, जिस कारण को पुष्कर द्वीप पड़ता है। उसका विस्तार 8 लाख योजन हो गया है। यह 8 लाख योजन का होने के कारण ये पूरा मनुष्य लोग 45 लाख योजन विस्तृत है। यहाँ पे कर्मभूमि की रचना है, कारण कि मानसोत्तर पर्वत के बाहर कोई ऋद्धिधारी मुनि, विद्याधर आदि कोई मनुष्य गति के रूप में इस पर्वत को लांघ नहीं सकते। चाहे नारायण भी आ जाए, तीर्थंकर भी आ जाए, इस पर्वत के अंतर्गत ही उनको रहना है। इस कारण इसका मनुष्य लोक भी नाम सार्थक है। कई जगह इसका नाम मनुष्य लोक भी बोलते हैं। कर्मभूमि 170 होती है, बताते हैं आपको। एक कर्मभूमि होती है भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप के एरावत क्षेत्र में, और 32 विजय क्षेत्र। इस तरह से 34 कर्मभूमि होती है जम्बूद्वीप में। घाटीखंड द्वीप में 34 पूर्व में, ऐसे के ऐसे पश्चिम में, फिर पूर्व पुष्कर में 34, पश्चिम पुष्कर में 34। इस तरह से 170 कर्मभूमियाँ जो मानी गई है वो इस तरह से मानी गई है। अजितनाथ भगवान जो भरत क्षेत्र में हुए थे इस हुंडाऊ सर्पण काल में, उस समय एक ऐसा वक्त आया था कि जब जम्बूद्वीप के सभी विजय क्षेत्र, 32 विजय क्षेत्र, भरत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, घाटी के 32 विजय क्षेत्र, भरत एरावत क्षेत्र 2 और 2 भरत 2 एरावत पुष्कर द्वीप और 32 विजय क्षेत्र, यानी 170 तीर्थंकर एक साथ
उस समय में हो गए। आगे की जानकारी हेमंत पंचोली देंगे। इस प्रकार की रचना जम्बूद्वीप में ऐसे की रचना घात के खंड में भी है और ऐसे की ऐसी रचना पुष्कर द्वीप में है। हम आपको बड़े रूप में बता देते हैं। जिस प्रकार जम्बूद्वीप से गंगा और सिंधु नदियाँ निकलती है अपने हिमालय पर्वत से, उसी प्रकार गंगा और सिंधु जो नदियाँ जा रही है, ये गंगा नदी है, सिंधु नदी है। गंगा नदी आके पूर्व की ओर जाती है और सिंधु नदी पश्चिम की, यानी कि जो नदी नीचे से ऊपर की ओर जाती है वो दक्षिण की ओर जाती है और जो ऊपर से नीचे की ओर बहती है वो पूर्व समुद्र में जाकर मिलती है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के ऊपर 2 कुंड हो गए। जो नदी है उसी नाम का कुंड है। जैसे गंगा नदी है तो ये गंगा कुंड हो गया, ये सिंधु नदी है तो ये सिंधु कुंड हो गया। ऐसे कैसे आगे चलेंगे तो पहले हिमालय पर्वत से 3 नदियाँ निकलती है, जो पहला और अंतिम जो भी पर्वत रहता है। जैसे यहाँ पर पहला हिमालय है, वहाँ पर शिखरी पर्वत अंतिम है, वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। और जैसी रचना इधर है ऐसे की रचना वैसे की वैसी उधर है। जैसे उत्तर में ऐसे कैसे दक्षिण में, उत्तर क्षेत्र में ऐरावत क्षेत्र हो गया और दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र हो गया। आगे चलते हैं, जैसे नाभिगिरी है, इसके बाद भरत और ऐरावत क्षेत्र के बाद जो क्षेत्र आते हैं जिनमें भूमियाँ हैं, उसमें एक नाभि पर्वत होता है और उसी नाभि पर्वत की प्रदक्षिणा लगाते हुए, मतलब उससे 1 योजन दूर नाभिगिरी की लोग दूर से उसकी परिक्रमा करते हुए नदियाँ निकलती है और इस प्रकार का राउंड बनता है। मतलब पर्वत से कोई भी नदी टच नहीं होती। ये आगे अपना दूसरा वाला पर्वत जिसका कलर चांदी के जैसा है, महाहिमान पर्वत बोलते हैं। इसमें जैसे कि एक कमल के है, कमल के ऊपर देवियाँ निवास करती है। जैसी जम्बूद्वीप में है ऐसा कैसे रचना से इधर भी। ऐसे आगे अपना निसद पर्वत, इसका कलर तपाए हुए स्वर्ण के समान है। बाकी रचना हिमालय पर्वत जैसी है। इसमें से 2 नदियाँ निकलती हैं, एक दक्षिण की ओर जाती है और एक उत्तर की ओर जाती है। इसके आगे की रचना आपको विकास जैन जय जिनेन्द्र साधारण बंधुओं, जैसा कि आपने देखा आपको जम्बूद्वीप का बताया गया है। उसके बाद जम्बूद्वीप के बाद आता है घातकी खंड, पुष्कर पर्वत। जम्बूद्वीप में जैसे जम्बूद्वीप है उसके नाम के अनुसार एक वृक्ष होता है जम्बू वृक्ष और एक सालमली वृक्ष। इसके बाद घाटकी खंड में एक सालमली वृक्ष होगा और एक घातकी वृक्ष होगा। ऐसे ही आप आगे आएंगे तो पुष्कर द्वीप जो होता है उसमें भी सालमली वृक्ष जो होता है वो कॉमन होता है और पुष्कर वृक्ष होता है वो होता है और क्षेत्र के हिसाब से। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा गोल्डन सर्कल, ये पूरा मानसोत्तर पर्वत है। इसके आगे मनुष्य का जाना संभव नहीं होता है, यहाँ तक कि चारण वृत्तिधारी मुनि भी नहीं जा सकते हैं। और आगे हम चलते हैं, ये जो मेरू पर्वत है इसके जो चारों कलर वाले जो अपने का डिस्प्ले हो रहा है, ये चारों गजनन पर्वत होते हैं। इनके ऊपर एक अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। फिर इसके आगे जो नील पर्वत जो होता है उस पर 9 कूट होते हैं और एक जो पूर्व दिशा में कूट होती है उस पर अकृत्रिम चैत्यालय होता है। और जिसमें जो सरोवर होता है, सरोवर के ऊपर जो कमल है उसके ऊपर देवियों की निवास करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, ये नाभिगिरी आपको दिख रही है, इसके 1 योजना दूर से ही जो नदियाँ होती 2 कोस दूर से ही नदियाँ उसकी परिक्रमा करके निकलती हैं। ठीक, जय जय। पुष्कर द्वीप में विशेषता ये है कि हर दूसरे द्वीपों में हर नदी समुद्र में मिल रही है। इसमें एक नदी समुद्र में मिल रही है और दूसरी नदी मानसोत्तर पर्वत की गुफा में होकर वापस आधे पुष्कर द्वीप में जाएगी। इसके पश्चात पुष्कर समुद्र में मिलेगी। और चूँकि ये मनुष्य लोग मानसोत्तर पर्वत के बाहर जा नहीं सकते और अपना भी समझाने का उद्देश्य सिर्फ मनुष्य लोग का है, इसलिए मनुष्य लोग के अपन समझ रहे। ये ऐरावत क्षेत्र उत्तर दिशा का पश्चिम दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर ऐरावत क्षेत्र से वापस से वही रचना लागू होगी और विदय क्षेत्र तक जाएगी। विदय क्षेत्र से फिर वापस उसी तरह से भरत क्षेत्र में आएगी और क्रम से उसका पूरा चलेगा। टोटल अपना इसमें मंदिरों की यहाँ से
यथासंभव उसका मेजरमेंट नीचे से माता जी ने निर्देशित किया है, और जो शास्त्रोक्त मेजरमेंट है ऊंचाई में, विस्तार में, यानी कि चौड़ाई, हमने यथासंभव उसको यहाँ पर उतारने की कोशिश करी है। कलर भी हमने वही मेंशन किए हैं। अगर कुछ गलती हो तो उसको हमें सभी बंधु क्षमा करो, अवगत करावे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मनुष्य लोग यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले इसमें ढाई दीप करते हैं, 2 दीप पूरे और 1 दीप आधा, जम्बू दीप पूरा है, घाटी खंड पूरा, और उसके बाद आधा दूसरा जो दीप है उसका आधा दीप उसको मालूम करना पड़ेगा। इसके आगे मनुष्य लोग यहाँ पर करना, चाहे रिद्धिदारी मुनि भी हो, चाहे कोई भी गैदर भी, इसके आगे ये अंदर वाला जो दीप है ये आगे देखिए। वेलकम टू विश्वदासी इंडियन एग्जीबिशन। जैसे कि आपको जम्मू द्वीप का भरा क्षेत्र देखा होगा, उसी को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यह हिमवंत पर्वत है, उसके बीच में पद्म सरोवर है, उसकी लंबाई 1000 योजन है और उसका 500 योजन लंबा हिमवंत पर्वत है, उसके बीच में पद्म सरोवर है, उसकी लंबाई 1000 योजन है और 500 योजन है और ऊंचाई 10 योजन है। उसके ऊपर एक भवन है, उसके ऊपर जय जिन एंड वेलकम टू विश्वदासी शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन। मैं आपके समक्ष 10 कल्पवृक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहले से तीसरे काल में भोग भूमि काल चलता था। उस समय हमें कोई विकल्प नहीं करना पड़ता था, सब हमें वृक्ष देते थे। पहला पानांग, यह कल्पवृक्ष हमें 32 प्रकार के स्वादिष्ट पेय और रस देते हैं, जैसे पानी, दूध, जूस आदि। दूसरा तुर्यांग, यह कल्पवृक्ष हमें संगीत अथवा बजाने का सामान देते हैं, जैसे डमरू, झालर, भेरी, शंख आदि। तीसरा भूषणांग, यह कल्पवृक्ष में आभूषण देते हैं, इस जैसे हार, मुकुट, कुंडल आदि। चौथा वस्त्रांग, यह कल्पवृक्ष में पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र देते हैं, जैसे साड़ी, कुर्ती, पैजामा आदि। पांचवा भोजनांग, यह कल्पवृक्ष में स्वादिष्ट भोजन देते हैं, इस जैसे श्रीफल, केला, मिठाइयाँ आदि। छठा आल्यांग, यह कल्पवृक्ष में 16 प्रकार के दिव्य भवन देते हैं, जैसे महल, मंडप, राजभवन आदि। सातवां दीपांग, यह कल्पवृक्ष मणिमय दीपक से सजे होते हैं। आठवां भाजनांग, यह कल्पवृक्ष में सोने चांदी से निर्मित बर्तन देते हैं, जैसे कलश, धवल झारी आदि। नौवां मालांग, यह कल्पवृक्ष में 16,000 प्रकार की मालाएं देते हैं। 10वां तेजांग, यह कल्पवृक्ष में प्रकाश देते हैं, इस कल्पवृक्ष में प्रकाश इतना होता है कि सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। जय जिनेंद्र।
जय जिन एंड वेलकम टू विस्मिताश्री शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन। मैं 5 इंद्रियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्शन इंद्रिया हमें ठंडा गर्म का बोध कराती है। रसना इंद्रिया हमें खट्टा मीठा चरखा खारा का बोध कराती है। घ्राण इंद्रिया हमें सुगंध दुर्गंध का बोध कराती है। चक्षु इंद्रिया हमें लाल पीला नीला सफेद आदि रंगों का बोध कराती है। कर्ण इंद्रिया हमें स्वरों का ज्ञान कराती है। जय जिन एंड वेलकम टू स्मिता श्री शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन। क्या आपने आसपास की लाइफ को देखा है, जैसे कि मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे या रेप्टाइल्स? क्या आपने सोचा है? तो चलो आज मैं आपको 4 गति के बारे में बताती हूँ। नरक गति में तो बहुत दुख रहते हैं। कभी तो तेल में डाला जाता है बहुत गर्म, और कभी तो बहुत ठंडे पानी में डाल दिया जाता है, और कभी तो हाथ पैर काट दी जाती है, और कभी तो जीवान काट दी जाती है, और बहुत दुख है। इसलिए अपन को कभी भी पाप नहीं करने चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, नहीं तो नरक गति में ऐसा होता है अपने साथ। क्या आप नरक गति में जाना चाहते हो? तो चलो आज से है ना, आप कभी भी आलू प्याज नहीं खाओगे, हिंसा नहीं करोगे, पाप नहीं करोगे। तिर्यांश गति में तो बहुत दुख रहते हैं। कभी तो किंजल्स में बंद करके रखा जाता है, और कभी तो बहुत भारी सामान उठवाए जाते हैं, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, और वो बेचारा एनिमल चल भी नहीं पाता। नरक में तो बहुत दुख है, आपको पता है? तिर्यांश गति में भी बहुत बहुत दुख है, और बहुत, इसलिए अपन को भी कभी हिंसा पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपन को तिर्यांश गति मिलती है। देव गति में तो बहुत अच्छे लोग जाते हैं, जो रोज भगवान की सेवा करता है। ऐसे सारे भाव रखने से देव गति में जन्म होता है, वहाँ पे भगवान का अभिषेक भी होता है। मनुष्य गति में तो बहुत फॉर्चुनेट लोगों को मिलती है, जो रोज भगवान की सेवा रखता है। ऐसे सारे भाव करने से मनुष्य गति मिलती है। और अगर अपन मुनि महाराज या हारिका माता जी बनकर अपने भाव को सेफ रख सकते हैं, और अगर नहीं बन सकते तो अपन घर में लेके भी एक अच्छे जैन श्रावक, एक अच्छे जैन पर्सन बन सकते हैं। जय जिनेंद्र। विस्मिताश्री शुद्ध ज्ञान सेकंड में आपका स्वागत है। मैं निशी डोसी, मैं हर्षिता पंचोली, मैं दामिनी पंचोली, मैं साक्षी डोसी जम्बू वृक्ष में आपका स्वागत करते हैं। तो ठीक है, जम्बू वृक्ष की बात करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस जम्बू वृक्ष के पहले जम्बू द्वीप को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम लोग जम्बू वृक्ष की बात करते हैं, तब हम लोग अगर वो कहाँ पर स्थित है उसकी बात करते हैं, तो जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में जो विदेह क्षेत्र है, उसके बीचों बीच हमारा सुमेरु पर्वत है। उस सुमेरु जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत के ईशान कोण की तरफ मतलब जो उत्तर और पूर्व के बिल्कुल बीचों बीच जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में हमारा जम्बू वृक्ष स्थित है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा जम्बू वृक्ष है कहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि जम्बू वृक्ष है क्या और हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पहले जानते हैं कि जम्बू वृक्ष है क्या। जम्बू वृक्ष एक शाश्वत वृक्ष है जो कि अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी नष्ट नहीं होगा, और आज इसकी आकृति जैसी है ये हमेशा वैसी ही रहेगी। अब ये सुनने पे कि ये शाश्वत है और एक ये जीव है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये जीव है तो ये अनादिकाल से कैसे और अनादिकाल तक कैसे रहेगा। तो मान लीजिए कि आज इसमें जीव ए है जो कि जम्बू वृक्ष है, और समझ लीजिए कि 2 दिन बाद जो जीव है उसकी आयु कंप्लीट हो गई है। तो जब जीव ए की आयु कंप्लीट हो जाएगी, उसी वक्त ये नष्ट होकर क्षण मात्र में मतलब एक समय से भी कम में दूसरा जीव भी आकर यहाँ पर उसका स्थान ले लेगा। इस प्रकार वो कभी नष्ट नहीं होगा और ये अनादिकाल तक चलता जाएगा। अब हमारा जो जम्बू वृक्ष है वो बाकी सारे वृक्षों से कैसे अलग है। हम लोग बहुत सारे वृक्ष देखते हैं, जैसे आम का वृक्ष है,
बरगद का है, नीम का वृक्ष है, वो सारे जो वृक्ष होते हैं वो होते हैं वनस्पतिकाय जीव। हमारे जो एक इंद्रिय जीव होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक वनस्पतिकाय है, एक पृथ्वीकाय है, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय। तो जो हमारा जम्बू वृक्ष है वो वनस्पतिकाय ना होकर वो एक पृथ्वीकाय जीव है। इस प्रकार जो हमारा जम्बू वृक्ष है वो बाकी जो आम वृक्ष है उनसे अलग है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जम्बू वृक्ष को इतना पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब हमें क्यों पढ़ना है, जैन ज्योग्राफी में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि जम्बू वृक्ष को जानने से पहले जम्बूद्वीप को जानना बहुत ज़रूरी है। जम्बूद्वीप वो द्वीप है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। जम्बूद्वीप के भारत क्षेत्र के आर्यखंड में हम लोग रहते हैं, इसलिए हमारे लिए जम्बूद्वीप इम्पॉर्टेंट है। और उस जम्बूद्वीप का नामकरण जो किया गया है वो हमारे जम्बू वृक्ष से किया गया है। ये एक रीज़न है कि हम लोग जम्बू वृक्ष को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा पूरा मध्य लोक है, मध्य लोक वो लोग है जहाँ पर तिर्यंश लोग और मनुष्य लोग रहते हैं। तो वो जो मध्य लोक है वहाँ पर टोटल सिर्फ 458 अकृत्रिम जीन चैत्यालय है। उन सारे जीन चैत्यालय में से एक जीन चैत्यालय जो है वो हमारे जम्बू वृक्ष की उत्तर दिशा में है। ये दूसरा रीज़न है जो कि जम्बू वृक्ष को जैन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये क्या है, ये क्यों है, साथ ही हमने इसकी थोड़ी बहुत दिशा भी देख ली कि ये कहाँ पर है। जैसे कि मैंने बताया था कि सुमेरु पर्वत के ईशान कोण पे है। पर मान लीजिए आप सुमेरु पर्वत पर ना हो के आप नील पर्वत से देखना चाहते हो, तो ये नील पर्वत से दक्षिण की ओर हमारा जम्बू वृक्ष है। साथ ही जो नील पर्वत है उस नील पर्वत से विदेश क्षेत्र में सीता नदी निकलती है। उस सीता नदी के पूर्व तट पर हमारा जम्बू वृक्ष है। तो ये बात हो गई कि जम्बू वृक्ष कहाँ पर है। लास्ट में आता है कि हमारा जम्बू वृक्ष है कैसा, इसकी रचना किस प्रकार की है। तो जब हम लोग इसकी रचना की बात करते हैं तो पूरा ये गोलाकार रचना है, ये पूरी एक सर्कुलर रचना है जिसका डायमीटर, इसका जो व्यास है वो है हमारा 500 योजन। 500 योजन अगर हम लोग योजन को आज की मॉडर्न गणित में कन्वर्ट करें तो एक योजन होता है 12 किलोमीटर का। तो ये जो पूरा 500 योजन का जो डायमीटर है वो चेंज होके हो जाएगा 6000 किलोमीटर आज की मॉडर्न मैथ्स में। तो इसका डायमीटर हो गया हमारा 6000 किलोमीटर का। अब जहाँ से हमारा जम्बू वृक्ष शुरू होता है वहाँ पे इसकी ऊंचाई होती है 0.5 किलोमीटर 0.5 योजन की, जो कि हो गया 6 किलोमीटर के आसपास। और जब ये बीच में जाता है, जब ये सेंटर के आसपास, जैसे मैंने बताया था कि एक सर्कुलर रचना है, तो इसकी एक सर्कमफेरेंस होगी और एक इसका सेंटर होगा। तो सर्कमफेरेंस पे ये है 0.5 योजन का और सेंटर में जाकर ये हो जाएगा 8 योजन का। और उसके बाद वापस से सर्कमफेरेंस तक जाते जाते ये हो जाएगा 0.5 और ये यहाँ पे क्रमशः बढ़ता जाता है और फिर डिक्रीज़ होता है। अब ये जो पूरा 500 योजन का जो जम्बू वृक्ष है इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा महाजम्बू वृक्ष है। जैसे कि कोई भी परिवार में एक महामुखिया होता है, उसी प्रकार ये जो पूरा जम्बू वृक्ष है इसका जो मुखिया है वो हमारा जम्बू वृक्ष है, जिसके बारे में आपको हर्षिता पंचोली बताएगी। जय जिनेन्द्र। जिस प्रकार आपको इस जम्बू वृक्ष की रचना के बारे में पता चला कि ये किस दिशा में है, किस पर्वत के पास में, किस नदी के ईशान कोण में है, उसके आगे आपको इस महाजम्बू वृक्ष की रचना के बारे में मैं बताती हूँ कि ये महाजम्बू वृक्ष की कुल ऊंचाई है 10 योजन की, जिसमें से 2 योजन का इसका तना दिया हुआ है और इस तने की मोटाई हो जाती है 1 कोस की। आपको ज्ञात है कि 1 योजन इसका 12 किलोमीटर होता है, उस हिसाब से ये 10 योजन का महाजम्बू वृक्ष दिया हुआ है। इस महाजम्बू वृक्ष में 8 योजन में जो ये शाखाएं हैं ये पूरी 8 योजन में फैली हुई है और इन शाखाओं पर 6 महाशाखाएं दी हुई है जो 6-6 योजन के अंतराल में है। 6 योजन लंबी 4 महाशाखाएं हैं जो 6-6 योजन के अंतराल में। इन 4 महाशाखाओं में से उत्तर दिशा पर एक अकृत्रिम चैत्यालय बना हुआ है। ये जम्बू वृक्ष की उत्तर दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाया हुआ है जो एक महाशाखा पर है। बाकी अपन आगे आते हैं तो पता चलता है कि आगे की 3 महाशाखाओं पर देवों के भवन स्थापित किए गए हैं जो आद्रत और अनाद्रत नाम से जाने जाते हैं, जो व्यंतर देव कहलाते हैं। ये 3 भवन 3 महाशाखाओं पर स्थापित है। इसके अलावा इस जम्बू वृक्ष की सेंटर में शाखाओं की कुल चौड़ाई हो जाती है 6-6 योजन की, बाकी ऊपर जाके ये हो जाती है 4 योजन की। और इन शाखाओं पर पत्तियाँ, फूल और मणियाँ हैं जो पृथ्वीकाएँ हैं। ये फूल ना खुशबू देते हैं ना ही ये फूल झड़ते हैं। ये सारे फूल पृथ्वीकाएँ हैं। और इसके नीचे आता है पीठ और पादपीठ, जिसके बारे में आपको दामिनी पंचोली द्वारा पता चलेगा।
जय जिनेंद्र, आपने अभी जम्बू वृक्ष के बारे में समझा। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी जड़ के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में। इस जम्बू वृक्ष की जो जड़ें हैं वो 1 योजन जितनी चौड़ी है, फैली हुई है। उसके ऊपर आता है पीठ जो कि 16 योजन जितना फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई होती है 8 योजन और ऊपर जाते जाते शेष 4 योजन रह जाती है। उसके ऊपर आते हैं चारों दिशाओं में अकृत्रिम जिनबिंब। उसके बाद आपने जो 500 योजन का जम्बू वृक्ष देखा, उसमें एक दूसरे को वेष्टित करती हुई 12 अम्बुज वेदिकाएँ आती है। एक अम्बुज वेदिका की ऊंचाई होती है 0.5 योजन की, उसकी चौड़ाई होती है 1/16 योजन की। प्रत्येक अम्बुज वेदिकाओं में चारों दिशाओं में गोपुर स्थित है। एक दिशा में 12 गोपुर है। ऐसे ही पूरे महाजम्बू वृक्ष में चारों दिशाओं को मिलाकर 48 गोपुर स्थित है। ये पूरा जम्बू वृक्ष स्वर्णमयी है, रत्नमयी है। इसके आगे की जानकारी आपको साक्षी डोसे देंगे। जैसे कि अभी आपने जाना अम्बुज वेदिकाओं के बारे में कि स्वर्णमय है, रत्नमय है। अब मैं इन अम्बुज वेदिकाओं पर स्थित परिवार वृक्षों के बारे में आपको समझाऊंगी कि इनकी संख्या कितनी है और इनकी डायरेक्शन क्या है। तो प्रथम अम्बुज वेदिका में प्रथम और द्वितीय अम्बुज वेदिका में किसी भी प्रकार के परिवार वृक्ष नहीं है। तृतीय अम्बुज वेदिका में उत्कृष्ट यक्ष देवों के 108 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। चतुर्थ अम्बुज वेदिका में पूर्व दिशा में यक्षी देवांगनाओं के 4 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। 5वीं अम्बुज वेदिका में वन बताया गया है। वन प्रथम, द्वितीय और 5वीं 3 अम्बुज वेदिकाओं पर वन बताए गए हैं जिनमें गोलाकार और चौकोर बावड़ियाँ बनी हुई है। 6ठी अम्बुज वेदिका में किसी भी प्रकार की कोई भी रचना नहीं की गई है। 7वीं अम्बुज वेदिका में प्रत्येक चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में 4-4 हज़ार यानी टोटल 16,000 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। 8वीं अम्बुज वेदिका में ईशान, उत्तर और वायव्य दिशा में दिशाओं में 4-4 हज़ार यानी टोटल 12,000 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। 9th अम्बुज वेदिका में आग्नेय दिशा में 32,000 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। 10th अम्बुज वेदिका में दक्षिण दिशा में 40,000 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। 11th अम्बुज वेदिका में वायव्य दिशा में 11th अम्बुज वेदिका में वायव्य दिशा में 48,000 परिवार वृक्ष बताए गए हैं। और 12वीं अम्बुज वेदिका में पश्चिम दिशा में सेना महत्तर देवों के 4 ही परिवार वृक्ष बताए गए हैं। इसी प्रकार इस मुख्य जम्बू वृक्ष सहित संपूर्ण परिवार वृक्षों की संख्या 1,40,120 है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, विस्मिता से शुद्ध ज्ञान एग्जीबिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य अग्रवाल है और मैं आज आपको 6 लेशिया के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें 6 व्यक्ति रहते हैं और इन सभी के अलग अलग भाव रहते हैं। जिनमें से ये कृष्णा लेशिया है, इसका भाव रहता है कि हम पहले तो इनके लक्ष्य रहते हैं कि इनको वृक्ष पे लगा हुआ फल चाहिए। जिसमें से कृष्णा लेशिया का भाव रहता है जो हम पेड़ को इसके जड़ से काटकर इनके फल ले लें, और दूसरी तरफ नील लेशिया का भाव रहता है कि हम इसके तने से काटकर इनका फल ले लेते हैं। और जो कापोत लेशिया रहता है ये बोलता है कि हमें इसको तने से क्यों काटना, हम इसको इसकी शाखाएं से काटकर इनका फल ले लेते हैं। और इधर जो पीत लेशिया रहता है ये बोलता है कि हम जो फल को एक एक करके तोड़ के उनका सेवन कर लेते हैं। दूसरी तरफ पद्म लेशिया बोलता है कि जो फल अभी कच्चे पक्के हैं हम उन्हें ले लेते हैं। शुक्ल लेशिया बोलता है कि हमें पेड़ काटने या फल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो फल पेड़ से नीचे गिर चुके हैं हम उन्हें ले लेते हैं। जिसमें कृष्णा, नील और कापोत लेशिया के भाव अशुभ रहते हैं। दूसरी तरफ पीत, पद्म और शुक्ल लेशिया के भाव शुभ रहते हैं। जय जिनेंद्र।